नमस्कार। आज हम 1961 की मशहूर अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ब्रेकफास्ट एट टिफनीज पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। जी। ब्लेक एडवर्ड्स ने डायरेक्ट की है, ऑड्रे हेपबर्न और जॉर्ज पेपर्ड है इसमें, और ये ट्रूमन कैपोट के नॉवेला पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस फिल्म के वो पहलू समझें जो इन स्रोतों में सबसे ज्यादा उभर कर आते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जो सामग्री है हमारे पास, ये फिल्म की कहानी, इसके मुख्य किरदार, खासकर हॉली गोलाइटली, और इसके जो विषय हैं उन पर रोशनी डालती है। साथ ही हम कुछ यादगार सीन, कल्चरल इम्पैक्ट और हाँ, कुछ आलोचनाओं पर भी बात करेंगे। अच्छा। और ये तो मानना पड़ेगा, ऑड्रे हेपबर्न का हॉली का किरदार उनके सबसे यादगार किरदारों में से गिना जाता है। स्रोत भी यही कहते हैं। हाँ, और हॉली का किरदार है भी बड़ा दिलचस्प। स्रोत बताते हैं कि वो न्यूयॉर्क में है, एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से तो बड़ी ग्लैमरस लगती है ना? पार्टियां, अमीर मर्दों का साथ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अंदर से वो किसी चीज से बंधना नहीं चाहती। एक तरह की आजादी की तलाश है शायद। पर उसमें एक बेचैनी भी है। हाँ, वही, उसे अपने ही अपार्टमेंट में एक पिंजरे जैसा महसूस होता है, ऐसा जिक्र है। सही कहा। और यही बात उससे जटिल बनाती है। वो जुड़ावों से भागती है, बिलोंगिंग जिसे कहते हैं। चाहे वो किसी इंसान से हो, किसी जगह से, या यहाँ तक कि अपनी बिल्ली से भी, जिसका उसने कोई नाम तक नहीं रखा। हाँ, नाम तक नहीं। इन स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ मनमौजीपन नहीं है, शायद कोई गहरा डर, कोई असुरक्षा बोध है। समझ गई। और फिर एंट्री होती है पॉल वर्जैक की। जी, पॉल। एक लेखक जो हॉली के पड़ोस में आता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि पॉल भी कहीं ना कहीं हॉली जैसा ही है। हाँ, वो भी तो एक अमीर महिला की सारी जी रहा है। नहीं है, बल्कि हॉली के लिए खुद को समझने का एक जरिया भी है। ये एक अच्छा सवाल है। और स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। उनका रिश्ता सिर्फ वो टिपिकल रोमांस नहीं है। अच्छा। वे एक दूसरे में अपनी ही परछाई देखते हैं, शायद अपनी कमजोरियां, अपनी अधूरी ख्वाहिशें। पॉल हॉली को उसके अतीत से और खुद से भागने की जो उसकी आदत है, उसका सामना करने में मदद करता है। तो एक आईने की तरह। हाँ, बिल्कुल, एक आईने की तरह भी काम करता है। और इससे वो अपनेपन और पहचान की तलाश का जो थीम है, वो और गहरा हो जाता है। समझ गए। और फिल्म में कुछ चीजें तो एकदम आइकॉनिक बन गई हैं, जैसे वो सुबह सुबह टिफनी के शोकेस को देखते हुए पेस्ट्री खाना। हाँ, वो सीन तो क्लासिक है। या वो पार्टी वाला सीन। बिल्कुल। और हेनरी मैंसिनी का संगीत, उसे कैसे भूल सकते हैं, है ना? हाँ। जी हाँ, खुद गाया है। और मून रिवर तो जैसे फिल्म की आत्मा है। स्रोत बताते हैं कि ये गाना होली के किरदार की वो मासूमियत और उसकी अंदर की जो तड़प है, दोनों को दिखाता है। और फैशन पर असर, ऑड्रे हेपबर्न की वो लिटिल ब्लैक ड्रेस, एलबीडी जिसे कहते हैं। हाँ, एलबीडी। उसने तो फैशन की दुनिया ही बदल दी। ये सब बाहरी चमक दमक है, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं हॉली के अंदरूनी खालीपन को ढकने का काम भी करते हैं। लेकिन ये जो चमक दिखती है, क्या ये पूरी कहानी है? क्योंकि स्रोतों में नोवेला से अंतर पर भी काफी जोर दिया गया है। ऐसा लगता है फिल्म ने कहानी को थोड़ा बदल दिया। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो सामग्री में बार बार आता है। एनालिसिस ये दिखाता है कि फिल्म का सबसे बड़ा बदलाव शायद हॉली के चरित्र को ज्यादा रोमांटिक बनाना था। अच्छा। नोवेला में हॉली ज्यादा जटिल है, थोड़ी डार्क और नैतिक रूप से ज्यादा ग्रे एरिया में है। और फिल्म उसे थोड़ा नरम बना देती है, शायद उसे ज्यादा लोगों के लिए अपीलिंग बनाने के लिए। लेकिन हाँ, इससे नोवेला की कुछ गहराई शायद कम हो जाती है। और एक और पहलू है जिस पर काफी चर्चा हुई है, मिस्टर यूनियोशी का किरदार। सही। स्रोतों में मिकी रूनी ने जो हॉली के जापानी मकान मालिक का रोल किया है, मिस्टर यूनियोशी, उसके चित्रण की कड़ी आलोचना का जिक्र बार बार मिलता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। उसे अक्सर नस्लीय स्टीरियोटाइपिंग का एक बहुत ही आपत्तिजनक उदाहरण माना जाता है। और ये फिल्म की लेगेसी पर एक सवालिया निशान तो लगाता ही है। ये दिखाता है कि समय के साथ नजरिए कैसे बदलते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि ब्रेकफास्ट एट टिफनीज अपनी स्टाइल, रोमांस और ऑड्रे हेपबर्न के यादगार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। जी। लेकिन साथ ही स्रोतों से ये भी साफ है कि फिल्म ने हॉली के किरदार को नोवेला के मुकाबले काफी बदला और मिस्टर यूनियोशी का चित्रण एक गंभीर विवाद का विषय रहा है। हाँ। फिर भी मून रिवर और वो एलबीडी जैसे एलिमेंट्स ने इसे कल्चरल रूप से इतना महत्वपूर्ण बना दिया। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है, जिसे स्रोत भी उठाते हैं। फिल्म का अंत, वो हॉली को पॉल के साथ दिखाकर जुड़ाव को अपनाने की ओर इशारा करता है। हाँ, एक तरह का हैप्पी एंडिंग। जी। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है
क्या ये रोमांटिक अंत नोवेला के ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा यथार्थवादी नजरिए के साथ न्याय करता है? और सच्ची खुशी की तलाश में वो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो मानवीय रिश्ते हैं, उनके बीच सही संतुलन आखिर है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, जैसा कि फिल्म में कहा भी गया है, लोग एक दूसरे के होते हैं क्योंकि यही एकमात्र मौका है जो किसी को भी सच्ची खुशी मिल सकती है। क्या ये वाकई सच है या ये सिर्फ एक रोमांटिक ख्याल है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।